झुंझुनू की मंडावा सीट से बीजेपी ने सुशीला सीगड़ा पर दाव लगाया है। पार्टी विरोधी गतिविधियों के लिए सुशीला को कांग्रेस ने निष्कासित कर दिया था। रविवार को ही सुशीला ने बीजेपी की सदस्यता ली है। कांग्रेस निष्कासित सुशीला सीगड़ा को टिकट देने के पीछे बीजेपी की दिग्गजों की रणनीति बताई जा रही है। वहीं मंडावा सीट पर कांग्रेस ने रीटा चौधरी को टिकट दिया है। रीटा चौधरी का इस सीट पर लगातार चौथा चुनाव है। रीटा पिछले 3 चुनावों में 2 बार हार और 1 बार जीत दर्ज कर चुकी है। मंडावा सीट पर कांग्रेस ने रीटा चौधरी को टिकट दिया है। रीटा चौधरी का इस सीट पर यह लगातार चौथा चुनाव है। बात करें नागौर की खमसर सीट की तो यहाँ बीजेपी और आरएलपी के गठबंधन में चुनाव लड़ा जा रहा है। यहाँ से सांसद हनुमान बेनीवाल के भाई नारायण बेनीवाल चुनाव लड़ रहे हैं। खमसर में बीजेपी और आरएलपी के गठबंधन के सामने कांग्रेस ने 2 बार विधायक और पिछली बार गहलोत सरकार में मंत्री रह चुके हरेंद्र मिर्धा को चुनावी मैदान में उतारा है। आम आदमी का जो गवर्नेंस से फायदा होना चाहिए वो नहीं दे पा रहा है। नया काम कुछ हुआ नहीं है। मुख्य धारा से वापस सिस्टम हुआ। ये बहुत विकसित कॉन्स्टिट्यूंसी थी जब मैं पहले एमएलए था। तो पिछले 5, 10, 15 साल से यहाँ बहुत कुछ हुआ जो नहीं होना चाहिए। सब कुछ ठीक करना है, लोगों को विश्वास दिलाना है कि सरकार जो है जनता के भले के लिए है। 113 गांव जो कुंभाराम लिफ्ट परियोजना जो कांग्रेस के कार्यकाल में पिछली बार यहाँ पर आई थी, उससे जो वंचित रह गए थे गांव, उनको जोड़ने का काम करा है। बजट में घोषणा हुई है और अभी तो शुरुआत है, अभी तो टाइम पड़ा है। इतनी जल्दी क्या है। वो 5 साल का अपना हिसाब दे कि पिछले 5 साल उनकी सरकार रही, उन्होंने मंडावा के अंदर क्या करवाया। मंडावा और खिमसर विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में पार्टी से ज्यादा पहले से राजनीतिक विरासत वाले सियासी परिवारों के बीच चुनावी दंगल होगा। भाजपा, आरएलपी और कांग्रेस तीनों ही यहां सियासी परिवारों के उत्तराधिकारियों के ऊपर अपना दाव लगाते दिख रहे हैं। इसलिए यहां जीत भी परिवार की ही होगी और हार भी सियासी परिवार की ही होगी। दोनों जाट बाहुल्य सीटें हैं। मैंने हमेशा गरीब को गणेश मान के जैसा भाई साहब का और कार्यकर्ताओं का आदेश हुआ, मैंने हमेशा जनता की सेवा करने की कोशिश की और आगे भी क्षेत्र की जनता की जो समस्या है उनके निराकरण और उनकी सेवा का पूरा प्रयास करूंगा। प्रदेश में 2 विधानसभा सीटों के लिए उपचुनाव की तारीख तय होने के साथ ही सियासत घर में आने लगी है। यहाँ पिछले 20 साल के उपचुनाव का इतिहास देखे तो दिलचस्प कहानी देखने को मिल रही है। जनता ने जिस दल को मुख्य चुनाव में सिर आंखों पर बैठाया, उसे उपचुनाव में जमीन पर ला दिया। इस दौरान कुल 26 सीटों पर उपचुनाव हुए और इन चुनाव में उस दल को ज्यादा सीटें गंवानी पड़ी जिसने मुख्य चुनाव में जीत हासिल की थी। खिमसर और मंडावा विधानसभा सीट पर भाजपा ने यहां नई रणनीति के साथ नए चेहरों को मौका दिया। वहीं कांग्रेस ने नए चेहरे मैदान में नहीं उतारे। पुराने चेहरों के साथ ही कांग्रेस भी मैदान में उतरी है। ऐसे में सवाल यह है कि क्या पुराने चेहरों और प्रदेश सरकार के भरोसे उपचुनाव में कांग्रेस की नैया पार हो जाएगी। चर्चा ये भी है कि प्रदेश में नए मुद्दों के साथ ही नए चेहरे पर दाव खेलने वाली भाजपा क्या इन चुनाव में दम दिखा पाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जन टीवी न्यूज। नमस्कार, जन टीवी में स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में हम बात करेंगे राजस्थान में हो रहे 2 सीट के लिए विधानसभा उपचुनाव की। दोनों ही सीट वहां के सदस्य जो विधायक यानी कि विधानसभा सदस्य हैं वो सांसद चुने गए और इसी वजह से सीट खाली हुई। बात अगर मंडावा की जाए तो वहां से नरेंद्र खीचड़ जो भाजपा के प्रत्याशी, और उन्होंने चुनाव जीता और सीट खाली हुई। और इसी तरह से खीवसर से आरएलपी के संयोजक हनुमान बेनीवाल ने चुनाव जीता और सीट खाली हुई। तो चले हम आज इन्हीं 2 सीट का ऑपरेशन करेंगे और हम जानना चाहेंगे कि क्या स्थितियां हैं वहां पे। सबसे बड़ी बात यह है कि खीवसर हनुमान बेनीवाल हैट्रिक लगा चुके हैं जीत की, लेकिन सांसद चुने जाने की वजह से यह सीट खाली हुई है। अब उनके भाई नारायण बेनीवाल जो क्रय विक्रय सोसाइटी के अध्यक्ष भी है वहां के, वो अब अपना भाग्य आजमा रहे हैं। नारायण का यह पहला चुनाव है। हरेंद्र मिर्धा अगर यूं कहें तो मिर्धा परिवार से ताल्लुक रखते हैं, जिसका कहा जाता है कि नागौर की राजनीति में एक बड़ा दबदबा है। कोई वक्त था नाथुराम मिर्धा और रामनिवास मिर्धा का कि पश्चिमी राजस्थान में जाट राजनीति में एक बड़ा नाम रहा है। लेकिन अभी मिर्धा परिवार में यह कहा जाता है कि वर्चस्व की लड़ाई है कि कौन रिचपाल मिर्धा बड़ा या हरेंद्र मिर्धा बड़ा या ज्योति मिर्धा बड़ी। हालांकि हरेंद्र मिर्धा के नामांकन के दौरान ज्योति मिर्धा वहां मौजूद रही और दूसरे जो लोग हैं वह भी मौजूद रहे।
तो एक परंपरागत तरीके से कहें कि जाट वोट को ज्यादातर ये कहा जाता है नागौर में कि वो कांग्रेस के साथ है, लेकिन खींवसर सीट का एक टेस्ट बड़ा ही अलग है। हनुमान बेनीवाल जब 2008 में जीत करके आए थे बीजेपी से, तब वहां बीएसपी को उन्होंने हराया और कांग्रेस तीसरे स्थान पे चली गई। अभी भी सवाई सिंह जो कांग्रेस से आए उनको करीब 16,000 वोट से हरा करके आए। तो ये बड़ा रोचक मुकाबला कहा जा सकता है खींवसर का। हरेंद्र मिर्दा को टिकट दिया गया है, क्या स्थिति रहेगी ये देखने वाली बात है। हरेंद्र मिर्दा सुना है कि वो पहले इलेक्शन, जब मेन इलेक्शन हुआ 2018 का, तभी वो टिकट मांग रहे थे, लेकिन टिकट दिया नहीं गया। यहां के क्या समीकरण रहेंगे इस पे हम चर्चा करेंगे, लेकिन बात एक मिनट के लिए मैं आपका और ध्यान दिलाना चाहूंगा मंडावा पे। मंडावा सीट की अगर बात कर लेते हैं तो 2008 के अंदर रीटा चौधरी ने पहला चुनाव जीता और चुनाव हराया नरेंद्र खीचड़ को, जो उस वक्त निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में थे। खीचड़ उसके बाद में लगातार दोनों चुनाव जीते और कहूं कि एक चुनाव में तो उन्होंने रीटा को अच्छे अंतर से हराया, अभी लोकसभा के लिए हैं। लेकिन इस सीट पर बीजेपी के लिए बड़ी रोचक पत्ता खुला है, वह है सुशीला सीगड़ा का, जिन्होंने 2 घंटे पहले पार्टी ज्वाइन की और उनको टिकट दे दिया। उनके पार्टी ज्वाइन करने के साथ ही अंदाजा लगा लिया गया था कि अब सुशीला शायद बीजेपी की तरफ से होंगी। रीटा चौधरी के उनके पिता और खुद का वहां एक मजबूत पकड़ कही जा सकती है, लेकिन चुनाव में मजबूत पकड़ सभी की होती है और मतदाता किसको कहां किस सिंहासन पर बैठा है ये वही तय करता है। क्योंकि मैं एक डायलॉग मुझे अच्छे से ध्यान है अभी सुपर 30 का, जिसमें आनंद कुमार लगातार कहते हैं कि अब राजा का बेटा राजा नहीं, अब राजा वही बनता है जिसमें हुनर होता है, या कहें कि जिसमें टैलेंट होता है। अब राजा खुद तय करता है, जनता तय करती है, आपका हुनर, आपका टैलेंट, आपके मतदाता अब वो तय करते हैं। तो चलिए इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करेंगे और इस वक्त हमारे साथ शिवचंद साहू साहब भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, उमेंद्र दादी साहब वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मिथिलेश जैमिनी जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्याम सुंदर शर्मा साहब जुड़ रहे हैं। मैं आपके पास आना चाहूंगा उमेंद्र जी, पहले खींवसर की ओर मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहूंगा आपका। जाट बाहुल्य जगह है, दलित मतदाता काफी हैं और बाकी वैसे ब्राह्मण राजपूत जो जनरल जैसे होते हैं, लेकिन मुख्य जो है वहां पे क्योंकि जनरल सीट है, इस वजह से अभी भी एक ट्रेंड चल रहा है कि जनरल सीट पे 200 वगैरह में तो फिर भी एसटी के लोग लड़ लेते हैं, लेकिन एससी के लोग बहुत कम लड़ते हैं। और एक पता नहीं क्यों एक ऐसी धारणा सी बनी हुई है कि हम चुनाव लड़े नहीं लड़े, जनरल सीट है तो जनरल ही लड़ेगा। ये भी कारण हो सकता है कि आरक्षित सीटों पे जो जिस कैटेगरी में है उसको वहां अवसर दे दिया जाता है, तो सामान्य सीट पे जनरली लड़ते नहीं है। हालांकि बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं कि जिसमें सामान्य सीट पर चुनाव लड़े और जीत गए जी। लेकिन इस खींवसर को कैसे देखा जाए? देखिए योगेंद्र जी, खींवसर में उपचुनाव है, मंडाव में उपचुनाव है। खींवसर में जो जातिगत स्थिति है जाट बाहुल्य है जी, इसलिए ये मानना पड़ेगा कि दोनों ही दलों के कैंडिडेट इस समय जाट आ चुके हैं और इसलिए मैं जहां तक मानता हूं कि अन्य जाति का प्रत्याशी वहां केवल अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए चुनाव लड़े, उससे कोई मतलब नहीं है। शायद यही सोच के अन्य जाति के लोग उपचुनाव में सामने नहीं आए होंगे, क्योंकि जीतना भी जाट को है, हारना भी जाट को है। अन्य लोग अपने जाति में इतनी सेंध नहीं लगा पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह आती है, खींवसर का जो चुनाव है, यहां की जनता पहली बार उपचुनाव को देख रही है। हालांकि मंडावा की जनता पहले उपचुनाव को देख चुकी है। खींवसर में इस बार का चुनाव हनुमान बेनीवाल अपने वजूद को मजबूत करने के लिए या वजूद को आगे बचाए रखने के लिए लड़ रहे हैं। उनके भाई इस चुनाव में खड़े हुए हैं। भाई क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष हैं। क्रय विक्रय सहकारी समिति के अध्यक्ष के नाते वो क्या है कि पंचायतों के सरपंच और ये उप सरपंच पंच इनसे संपर्क में रहता है। इसलिए ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नया चेहरा है, इलाके में तो पहचान है, इलाके में पहचान होने का उनको एक लाभ मिल सकता है। सबसे बड़ा लाभ तो उनको अपने भाई के नाम का मिलेगा, जो विधायक रहे, जो सांसद रहे, छात्र राजनीति से निकले और इनके पिता भी पहले वहां से विधायक रहे हैं। इसलिए हम मुंडवा से रहे, लेकिन वो एरिया खींवसर में काफी पहले। अब ये मुंडवा से जो विधायक रहे, इनके फादर भी रहे, खुद भाई भी रहा, तो इसका एक इनको जाट समाज में अब बात आएगी कि हरेंद्र मिर्दा
देखो जाट समाज की हो या अन्य किसी भी समाज की बात की जाए, थोड़ा बहुत ये फर्क पड़ता है कि कौन समाज में बड़ा है, किसका परिवार बड़ा है, इसको थोड़ा बहुत देखा जाता है। लेकिन माहौल पे डिपेंड होता है कि माहौल किस प्रकार का बना पाते हैं। अब यहाँ की जनता ये देखेगी कि हनुमान बेनीवाल को यदि उनके भाई को, या मैं ये कह सकता हूँ हनुमान बेनीवाल ही चुनाव लड़ रहे हैं, भाई एक ये कह सकते हैं कि झंडा है या प्रतीक है, चुनाव तो हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं, तो भाई यदि ये हनुमान बेनीवाल को चुनाव लड़ा के या जो उनको समर्थन देने की बात है, जनता ये देखेगी कि कल को हनुमान बेनीवाल मजबूत होते हैं तो एनडीए के घटक होने के नाते उनको दिल्ली में भी लाभ मिल सकता है। राजस्थान भाजपा ने अपना ये कह सकते हैं घटक दल का जो धर्म है वो निभाया, सीट छोड़ी। अब दिल्ली को भी उस घटक दल का धर्म निभाना है, एनडीए के नाते उनको हो सकता है कि इस चुनाव में जीतने से कोई लाभ मिल जाए। तो ऐसे उम्मीदवार जी क्या माना जाए, इसके हरेंद्र मिर्जा को यहाँ हल्का माना जाए? नहीं, हल्का देखिए कि उपचुनाव में किसी भी कैंडिडेट को कोई भी व्यक्ति हल्का मानता है तो ये उसकी नासमझी है। हम कैंडिडेट को हल्का नहीं मान सकते। हरेंद्र मिर्जा देखिए कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो पहले मंत्री भी रहे हैं, विधायक भी रहे और रामनिवास मिर्जा जी के परिवार से। नागौर की यदि राजनीति की बात की जाए तो नाथुराम मिर्जा और ये रामनिवास मिर्जा जी के परिवारों की बात आती है। दोनों में राजनीतिक जिसको कहते हैं प्रतिस्पर्धा बहुत ज्यादा रही। आप देखिए ज्योति मिर्जा नाथुराम जी के परिवार से थी, हरेंद्र मिर्जा रामनिवास जी के परिवार से है, इसलिए वहां हम नहीं कह सकते कि मिर्जा परिवार को हम ये कहें कि हल्का है, ये हल्का नहीं कहना, नहीं मान सकते, हल्का नहीं है। वो राजनीति में उनकी पकड़ है, उनके पास कार्यकर्ताओं की टीम है और ये चुनाव तो क्या है कि सत्ता लड़ेगी और वहां से विपक्ष लड़ेगा। देखिए इस चुनाव में जिसका अच्छा प्रबंधन होगा, जिसके पास अच्छे कार्यकर्ताओं की टीम होगी, जो अधिक से अधिक मतदाताओं को निकाल पाएगा, उसको लाभ मिलना तय है। कि उपचुनाव में सब व्यवस्था होती है प्रबंधन की। हाँ ये ठीक है, उपचुनाव में प्रत्याशी होता है, कोई व्यक्ति चुनाव भी लड़ता है, लेकिन मुख्य रूप से देखा जाए तो दल चुनाव लड़ते हैं और यहां भी ये होने वाला है, क्योंकि ये चुनाव किसी प्रत्याशी के बीच में न होकर दो बड़े राजनीतिक दलों के बीच का चुनाव है। और मैं मानता हूं कि कांग्रेस के भी राज्य भर के कार्यकर्ता वहां पहुंचेंगे, भारतीय जनता पार्टी या ये जो उनके समर्थित दल है आरएलपी उसके भी वहां पहुंचेंगे। ये कार्यकर्ता में जिसका अच्छा प्रबंधन होगा, जो मतदाताओं को अपनी बात समझा सकेगा, उसको लाभ मिलना तय है। क्योंकि अभी देखिए कि हम पहले के चुनाव का देख सकते हैं कि झुंझुनू में जो उपचुनाव हुआ उसका उस समय मूल सिंह शेखावत से चुनाव में विजय हुई है। एक प्रबंधन की बात होती है, जिसका बढ़िया प्रबंधन होगा उसको लाभ मिलना है। हम यहाँ ये नहीं कह सकते कि वो प्रत्याशी हल्का है या वो कमजोर है, या नहीं। चलिए एक बार वापस आऊंगा आपके पास में, शिवचंद साहू साहब के पास में जाना चाहूंगा। साहू साहब आपका एक बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, बहुत सारे चुनाव आपने देखे भी हैं, लड़वाए भी हैं, प्रभारी भी रहे हैं कई जगह साथ में टीम के, लेकिन यहां एक जो टेस्ट राजस्थान की जनता का वो बड़ा अजीब है। अजीब तो खैर मैं नहीं कहूंगा, लेकिन ये माना जा सकता है कि अपने अंदाज से चलने वाला है। 98 के बाद में लास्ट यानी कि 2018 तक 26 बाई इलेक्शन हुए, 26 सीट के लिए, जिनमें से 16 पे अगर सपोज किसी अभी कांग्रेस ने कोई सीट जीती और बाई इलेक्शन हुआ तो बीजेपी ने हाथ मार लिया। यानी कि जो सीट मूल इलेक्शन में जिस पार्टी ने जीती उसके खिलाफ ही दल को ज्यादा सीटें मिली हैं। ऐसी सीटें 10 पे जिसने चुनाव जीता उसी का प्रत्याशी आगे बाई इलेक्शन में जीत गया। बाकी 16 सीट पर इस तरह का स्थिति रही कि आज अगर जिसने मूल चुनाव में जो पार्टी जीती उसके खिलाफ दल ने अगली बार चुनाव जीत लिया, एक ट्रेंड जो रहा है। और अगर बात पिछले चुनाव की करें 2018 के 13 से 18 का जो कार्यकाल रहा उसकी करें तो इसमें 6 सीट के लिए बाई इलेक्शन हुआ, 2 लोकसभा के लिए भी हुआ और 6 विधानसभा की सीट के लिए, जिसमें से बीजेपी ने एक अपनी परंपरागत सीट को बचाए रखा, एक बीएसपी से लेकर के बीजेपी ने, क्योंकि वो बीएसपी की जो सज्जन थे धौलपुर से, उनकी पत्नी ने बीजेपी का दामन थाम लिया, तो वो सीट भी आप मान सकते हैं। लेकिन 4 सीट कांग्रेस ने अपने खाते में दर्ज कराई जो बीजेपी से लेकर के, तो बड़े अजीब सी स्थिति रही है राजस्थान की। अभी क्या माना जाए इससे? देखिए योगेंद्र जी, ये बात निश्चित है कि जिसकी सत्ता होती है उसके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी का माहौल होता है। इसी वजह से जब उपचुनाव होते हैं तो जो सत्ताधारी दल है उसके खिलाफ जनमत जाता है। बात करें सारे परिदृश्य की तो ये बात सामने है, चाहे आप मोंडवा का चुनाव देख लें, चाहे आप जो है खींवसर का चुनाव देख लें, ये लड़ाई जो है एक तरफ परिवारवाद है और एक तरफ जनता के चहेते प्रतिनिधि हैं। मुंडवा की मुंडावा की बात करें तो मंडावा में रामनारायण जी चौधरी लब्ध प्रतिष्ठित नेता रहे और उनसे परिवार का काफी लंबा वर्चस्व रहा और उसी का ही फायदा उठाने के लिए रीटा को जो है कांग्रेस ने उम्मीदवार बनाया। इसी तरीके से खींवसर की बात देखें तो खींवसर में
हरेंद्र मिर्जा को इसलिए उम्मीदवार बनाया कि वहां मिर्जा परिवार का नागौर में वर्चस्व रहा है। उनके पिताजी रामनिवास जी मिर्जा जो है वो सांसद भी रहे हैं, मंत्री भी रहे हैं, और उनके राजनीतिक प्रभाव को जो है इनकेस कराने के लिए कांग्रेस ने राजनीतिक परिवार से दोनों उम्मीदवार खड़े किए। जबकि दूसरी तरफ बीजेपी के जो उम्मीदवार है, बीजेपी ने जो जनता में रहे, जो जनता के लिए संघर्ष करे, जो जनता के लिए रात दिन एक रहे, ऐसे उम्मीदवारों को चुना है। हनुमान जी बेनीवाल और उनके छोटे भाई नारायण जी। बात यहाँ परिवारवाद की, आपने एक उंगली उठाई है, परिवारवाद की। तो दोनों नारायण बेनीवाल परिवारवाद से कैसे बच सकते हैं? गठबंधन का धर्म था आप लोगों का, एक सीट लोकसभा की आपने कंप्रोमाइज में दी है, जी, लेकिन अभी भी 24 सीट आपके खाते में रही हैं। जी, तो कोई बहुत बड़ा मतलब हनुमान बेनीवाल का ऐसा कोई रोल नहीं रहा, लेकिन चलिए आप लोगों की स्ट्रेटेजी थी। लेकिन यहाँ बात अगर तो ये बात कही जा सकती है कि परिवारवाद, क्योंकि परिवारवाद के माध्यम से आप उंगली उठा रहे हैं सामने वाले पे, तो आप कैसे बच सकते हैं इससे? नारायण बेनीवाल को हम परिवारवाद इसलिए नहीं मानते कि नारायण बेनीवाल वो शख्सियत है जिसका कहीं न कहीं हनुमान बेनीवाल को एमपी बनाने में, विधायक बनाने में बड़ा योगदान रहा है। नारायण एक जुझारू युवक रहा है। अगर वहां की हरेंद्र मिर्जा जुझारू नहीं रहे रामनिवास मिर्जा के लिए कभी? हाँ, हरेंद्र मिर्जा जो है वो हमेशा जो है सत्ता के अनुसार ही चले। उन्होंने कभी संघर्ष का रास्ता अख्तियार नहीं किया, चाहे कांग्रेस का राज राजस्थान में रहा हो या नहीं रहा हो। जब बीजेपी का राज भी आया तब भी हरेंद्र मिर्जा जनता की समस्या लेकर के तहसील में, कलेक्टर में या कृषि उपज को लेकर के किसानों की समस्या के लिए हरेंद्र जी ने कभी संघर्ष नहीं किया। रीटा चौधरी का क्या कहा जाए मंडावा में? रीटा चौधरी के लिए कुछ बात कह सकते हैं कि वो एक संघर्षशील युवती के दायरे में उसको कह सकते हैं, हम यहाँ कोई हकीकत से इनकार नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी रीटा को जो जितना लाभ मिला है वो रामनारायण जी चौधरी की बेटी होने का मिला है। और जब रामनारायण जी का प्रभाव कम हुआ तो वो चुनाव जो है वहां पर हारी है। ये नरेंद्र खीचड़ जी से भी चुनाव हारी है। ऐसी स्थिति में आज रीटा के परिवार में भी बड़ा मतभेद है। उसका भाई जो है वो राजू, वो अपने आप को राजनीतिक उत्तराधिकारी मानते हैं रामनारायण जी को, जो उनका हर स्तर पर विरोध करते रहे। तो वो भी परिवार में जो है उत्तराधिकार की लड़ाई में फंसी हुई है। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के ऐसे नेता जैसे प्रधान सुशीला सिंगड़ा जी को ले लें। सुशीला जी सिंगड़ा एक संघर्ष की प्रतीक रही है। 2 घंटे पहले आपने बीजेपी ज्वाइन कराई, फिर उनको टिकट दे रहे हो। देखिए, उन कार्यकर्ताओं से पूछा क्या? निश्चित रूप से जिनके दिल पे क्या गुजर रही होगी, सपने सजो के बैठे हैं कि नरेंद्र खीचड़ जा रहे हैं तो चले किसी दूसरे कार्यकर्ता को अवसर मिलेगा। कांग्रेस ने निष्कासित किया उनको जी, उसके बाद आप लोगों ने उनको टिकट थमा दिया। सुशीला सिंगड़ा जो है वो केवल चाहे उसने पार्टी चाहे कुछ समय पहले ज्वाइन की हो, लेकिन वो जनता की आवाज को लेकर के कांग्रेस के खिलाफ भी संघर्ष करती रही है। कांग्रेस का प्रधान होते हुए भी उन्होंने जनता की आवाज उठाया। पिछले एमपी चुनाव से भी वो जुड़ी हुई थी, एमएलए के चुनाव से भी वो जुड़ी हुई थी, और वो उन्होंने रीटा के नेतृत्व को कभी स्वीकार नहीं किया। उनके संघर्ष का फायदा मिला है उनको, और हमारे कार्यकर्ताओं की राय सुमारी के बाद उनका नाम आया। चलिए, बहुत बढ़िया। मैं उमिंदर जी आपके पास में आना चाहूंगा। तो ये तो तय माना जाना चाहिए कि भीतरी घात से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसे बता रहे हैं कि रीटा को अपने भाई का खतरा है, और उधर जब 2 घंटे पहले अगर किसी को आप टिकट दे रहे हो तो कार्यकर्ता जिनसे लगातार 2-2 हाथ होए रखे हैं पार्टी की विचारधारा के आधार में, ये नहीं करा कि किसी ने गुत्थम गुत्था हुई होगी, लेकिन आपसी कार्यकर्ताओं की विचारधारा की जो लड़ाई विचारधारा की है, तो यहां पे सुशीला सिंगड़ा को इतनी जल्दी सहन कर पाएंगे? और दूसरी बात, वहां पे भी बीजेपी ऑफिस में आकर के भाजपा के नेताओं ने अपनी आपत्ति दर्ज करा चुके हैं कि हम बर्दाश्त नहीं करेंगे कि आप ये वहां पे मजबूत है बीजेपी, आप यहां लड़ाइए। और हरेंद्र मिर्जा को भी हो सकता है, देखिए ये इलेक्शन ऐसा इलेक्शन है कि जिसमें भीतरी घात का काफी खतरा रहेगा, क्योंकि जो व्यक्ति पहले चुनाव लड़ चुका 16,000 से हारा है, वह ये मान के चल रहे थे कि मुझे रिपीट करेंगे। हरेंद्र जी को टिकट दे दिया वहां पे, तो भीतरी घात का क्या लगता है आपको कि है कुछ भीतरी घात करने वालों को कुछ गुंजाइश है? आप देखिए योगेंद्र जी, संभावनाएं सद होती है। हम ये नहीं कह सकते भीतरी घात नहीं हुआ। हाँ। मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मंडावा में जो सत्यवीर सिंह कृष्णिया ने नामांकन भरा है, ये मलसी सर के हैं। अब 3 जाट नेता हो गए वहां पे, एक इंडिपेंडेंट, एक भाजपा से, कांग्रेस से। इनका भी एक अपना प्रभाव है, और इनके साथ जिस प्रकार से आज नामांकन के समय में पूर्व सरपंच और कुछ छात्र नेता थे, ये इससे एक संदेश जाता है कि कहीं न कहीं किसी न किसी दल को नुकसान या लाभ पहुंचाएंगे।
हाँ, ये मैं कह सकता हूँ ये शायद चुनाव जीतने की स्थिति में नहीं होंगे, लेकिन किसी का भाग्य बदलने की स्थिति में अवश्य हो सकता है। उपचुनाव में जिताऊ और टिकाऊ देखा जाता है। अब भारतीय जनता पार्टी ने यदि सुशीला सिंगड़ा जी को टिकट दिया है तो शायद जिताऊ के नाते दिया होगा। टिकाऊ कितनी है क्या नहीं है, वैचारिक व्यक्ति टिकाऊ होता है, लेकिन कभी कभी क्या है कि जिताऊ को लाना पड़ता है। अब उन्होंने ये देखा, भारतीय जनता पार्टी में एक संदेश भी गया कि सुशीला सिंगड़ा को राजेंद्र राठौड़ जी का प्रत्याशी माना गया। वैसे भी पहले भी कांग्रेस से जुड़ी रही, शीशराम ओला जी के निकटस्थ लोगों में से रही और इनका राजनीतिक पृष्ठभूमि देखा जाए तो सरपंच भी रही, प्रधान भी रही, जिला परिषद की इंडिपेंडेंट सदस्य भी रही। इसलिए हम ये तो नहीं कह सकते कि बिल्कुल नया चेहरा है, क्षेत्र में क्या होगा। और यहां तक कि इनके जो परिवार की पृष्ठभूमि है वो भी मैं यहां ये बताना चाहूंगा आपको, सुशीला सिंगड़ा जी के पिता ये भी राजनीतिक पृष्ठभूमि के रहे हैं, कई गांव के सरपंच भी रहे, इनका प्रभाव भी रहा है, ससुर भी रहे, तो इनका राजनीतिक जो लाभ है वो मिलना तय है। अब यहाँ उपचुनाव में मुख्य बात वही आती है प्रबंधन की। कौन व्यक्ति, प्रबंधन कैसा, व्यवस्था, बूथ प्रबंधन, व्यवस्थाओं का प्रबंधन, मीटिंगों का प्रबंधन, चुनावी जो प्रबंधन है वो सब है। क्योंकि चुनाव भी एक अपने आप में एक इवेंट से कम नहीं है और जिसका बढ़िया प्रबंधन होगा वो चुनाव जीतेगा। यह बात अभी एक बात यह मुख्य आएगी मंडावा में कि अल्पसंख्यक मतदाता भी बहुत अधिक प्रभावशाली है। अब ये एक साथ जहां तक माना जाता है कि कांग्रेस के पक्ष में इनका रुझान अधिक होता है, तो मैं मान सकता हूं कि कांग्रेस को एक तात्कालिक लाभ मिलना तय है। अब इसके अलावा ओबीसी के अन्य जो जाति हैं, जैसे गुर्जर भी हैं, वहां पे अन्य जातियां भी हैं, वो कितना प्रभावित हो सकती है। इस चुनाव में एक मजे की बात यह है कि दोनों ही पार्टी, कांग्रेस और भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष इसमें ओबीसी वर्ग से हैं। अब ओबीसी वर्ग के अन्य जो जाति हैं उनको कितना प्रभावित कर पाते हैं, कितना ओबीसी में पर्टिकुलर एक जाति से हैं, दोनों ही जगह पे, दोनों, ये सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कि ये तो तय मानिए कि दोनों सीटें जाट के खाते में जानी है, वो चाहे बीजेपी से जीतेगा भी जाट, हारेगा भी जाट। और एक वहां पे भी एक जगह एक पुरुष को जीतना है, एक जगह एक महिला को जीतना है। ये तो कॉमन जो चीजें हैं वो। चले मैं आपके पास में आऊंगा, इस वक्त श्याम जी हमारे साथ में जुड़ गए। श्याम जी, दोनों को मैं देखना चाहता हूं आपसे, एक बार के लिए ब्रेक पे जाऊंगा, उससे पहले मैं आपसे जानना चाहता हूं मंडावा और खींवसर किस तरह से देखते हैं आप इसको? अब तो स्थिति साफ है, कैंडिडेट और मुकाबला भी दोनों के बीच है। मुझे लगता नहीं है कि बीजेपी कांग्रेस को ओवरटेक करके और तीसरा कोई त्रिकोणीय संघर्ष बना पाएगा भी। यहाँ देखिए योगेंद्र जी, ये विडंबना यह है कि बीजेपी अपने आप को देश की स्थापित और सबसे बड़ी पार्टी वाली पार्टी कहलाती है। राजस्थान के उपचुनाव में जो घुटने टेके उस पार्टी के सामने, जिसका अस्तित्व तो बहुत ज्यादा नहीं है कि बीजेपी के कारण वो आज जीते हैं लोकतांत्रिक पार्टी से। सांसद का इन्होंने समझौता किया था, लेकिन आज विधायक, लेकिन अभी आप आए जिससे पहले साहू साहब ने कहा कि हमने गठबंधन धर्म निभा है। गठबंधन धर्म तो आपने लोकसभा में किया था, ये थोड़ी किया था कि हम आपको विधायक की, आपके कार्यकर्ता जी जान से जुटता है। आपके प्रदेश अध्यक्ष ने तो कहा था कि असली कार्यकर्ताओं को मिलेगा टिकट। क्या हुआ दोनों जगह? 1.5 घंटे पहले ज्वाइन करती है, आप टिकट देते हैं, वो कांग्रेस से निष्कासित है, आप उसको बड़े आराम से कहते हैं कि जीत वही सकती है, इसलिए हम मजबूरी में अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं दे रहे, बल्कि हम उसको व्यक्ति को दे रहे हैं जो कि आज तक भी कांग्रेस की प्रधान है वो, और उसके रूप में, क्योंकि नरेंद्र जी को जिताया उन्होंने। नरेंद्र जी क्योंकि खुद तो जीत नहीं सकते थे, बीजेपी के दम पे जीते नहीं, वो सिंगड़ा के दम पे जीते वहां पर। तो ये सारी विडंबना है कि आपके कार्यकर्ताओं की वहां पर निश्चित रूप से तौहीन हुई है, उनको ठेंगा दिया है बीजेपी ने, अपने कार्यकर्ताओं को नहीं दिया। यही कारण है आज देखिएगा कि हनुमान बेनीवाल जिस शान शौकत से हेलीकॉप्टर में दोनों जगह जा रहे थे, वो राष्ट्रीय नेता कहला रहे थे, उनके साथ बीजेपी के लोग चल रहे थे। आज केंद्रीय नेता भी कह रहे थे कि ये हमारे राष्ट्रीय संयोजक है। तो आप बताइए गजेंद्र सिंह शेखावत की स्थिति कमजोर हुई ना हनुमान बेनीवाल के सामने। उनका कि प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करेंगे यहाँ जीत करके। तो इसका मतलब यह है कि प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत करने के लिए खींवसर और मंडावा सीट बहुत महत्वपूर्ण है। इसी प्रकार मुख्यमंत्री जी भी कह रहे हैं कि सरकार मजबूत होगी, सरकार गिरेगी नहीं, हटेगी नहीं, लेकिन इससे जीतने से दिल्ली को संदेश जाएगा कि राजस्थान में बीजेपी की स्थिति पहली जैसी नहीं है। वहां तो चलो, वहां भी दोनों के दोनों जो कार्यकर्ताओं को दिया है वो दोनों कांग्रेस के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं, क्योंकि जीत पक्की करनी है। इसलिए कांग्रेस को भी ऐसे लोगों को चुनना है जो कि कांग्रेस के खिलाफ चुन करके, कांग्रेस को हरा करके जो पार्टी में बरकरार है उनको दिया है। इन्होंने उनको दिया है जो कांग्रेस से थे और बीजेपी में आ गए। अब वो कह रहे हैं कि साहब जीत सुनिश्चित है, इसलिए हमने दोनों ही पार्टी यहाँ पर कह सकते हैं
कि दोनों पार्टी ने आम कार्यकर्ताओं की निश्चित रूप से वहां तरजीह नहीं दी है, बल्कि उनको तरजीह दी है कि किसी प्रकार जोड़ तोड़ करके चुनाव जीत सके। आज बीजेपी भी प्रचंड बहुमत में होने के बाद भी जो स्थिति बन रही है, श्याम जी, क्या होगा? आपने बड़ा क्लू दिया है एक यहाँ पे। जब ऐसा लगता है कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कदर नहीं की जाती है, तो उसका अंजाम क्या होता है? उसे कहते हैं हम भीतरी घात। और भीतरी घात तो भीतरी घात ही है, और अंदर की एक ऐसी बीमारी है कि किसको कब खात्मा कर दे कोई पता नहीं लगता। ये भीतरी घात का डर किसे हो सकता है, ब्रेक के बाद बताएंगे। छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे। एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खास खबर। बात कर रहे हैं राजस्थान में हो रहे 2 विधानसभा सीट के उपचुनाव की। आपने सुना, पिक्चर साफ है। दोनों सीटों पे जाट बाहुल्य है, लेकिन एक सीट पे निर्णायक मतदाता की अगर बात करें खींवसर की, तो दलित वोट बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। और बात अगर मंडावा की कर ली जाए तो वहां मुस्लिम मतदाता इंपोर्टेंट हो सकते हैं। ये तो तस्वीर साफ 24 को ही होगी, 24 अक्टूबर को, कि कौन जीतता है। लेकिन यूं देखिए, पिक्चर साफ है कि कांग्रेस की विचारधारा से जुड़े हैं मंडावा में तो दोनों ही, रीटा हो चाहे सुशीला हो, क्योंकि सुशीला को इसी इलेक्शन के विधानसभा के दरमियान उनको पार्टी से बाहर किया था, निष्कासित किया था 6 साल के लिए। और रीटा भी पहले इंडिपेंडेंट लड़ने की वजह से पार्टी से बाहर रह चुकी हैं। चलिए, लेकिन अब होगा क्या, ये देखने वाली बात है। श्याम जी ने बड़ी एक संतुलित बात की है, जो राजनीति में अक्सर देखते हैं कि कार्यकर्ताओं की भावनाओं की कद्र नहीं होती है, तो फिर उसका खामियाजा राजनीतिक दलों को उठाना पड़ता है, जिसे कहते हैं भीतरी घात। यहां कितना भीतरी घात का खतरा हो सकता है, क्योंकि यह पिक्चर क्लियर होने का पहला दिन है। स्थितियां बहुत बदलती हैं इलेक्शन में। नेता आते हैं, कार्यकर्ता को वो भाव पैदा करने की कोशिश करते हैं, उसमें अंतर आत्मा और अंतर मन तक की बात होती है कि आप इसकी तरफ मत देखिए, आप पार्टी की तरफ देखिए। इधर कहा जाएगा कि सरकार के मजबूती के लिए देखिए, राजस्थान का विकास चाहता है। उधर कहा जाएगा नरेंद्र मोदी की मजबूती के लिए आप देखिए, इसका साथ दीजिए। चले, मैं एक बार आऊंगा श्याम जी वापस आपके पास में। इन चुनाव में हम कह सकते हैं कि भीतरी घात का खतरा हो सकता है दोनों सीट पे। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से, क्योंकि भाजपा के मन से लगेंगे नहीं खींवसर में, क्योंकि उनकी जो अरुण चतुर्वेदी ने जिस प्रकार की रिपोर्ट दी थी कि भाजपा तैयार है चुनाव लड़ने के लिए, लेकिन फिर वही समझौता होकर के मूल कार्यकर्ता दब गया। वहाँ जहाँ कांग्रेस की भी बात करेंगे तो कांग्रेस में से आज मिर्जा परिवार जिस प्रकार से सक्रिय होकर के दिखा, उसे लगता है कि दलित वोट किधर जाएगा। दलित वोट बहुत महत्वपूर्ण होगा, राजपूत और दलित वोट। यही कारण है कि गजेंद्र सिंह शेखावत लेकर के आए, हनुमान बेनीवाल, वो सफल हो पाए, और दलित के रूप में अर्जुन मेघवाल को लेके आए। तो उससे लगता है कि उन्होंने वो सब चीज की जो राजनीति में की जा सके। वो उन्होंने भाजपा के उन लोगों को लाके खड़ा कर दिया कि भाई देखिएगा, मैं असली भाजपा का सहयोगी रूप में हूँ, प्रधानमंत्री के हाथ मजबूत दिल्ली में मजबूत कर रहा हूँ, तो मेरे हाथ मेरे भाई को यहाँ जिता दो। ये उसने दिखाया। कांग्रेस ने भी पूरी ताकत के साथ वहाँ खड़े होकर के कहा कि आप जिताओगे तो मेडिकल कॉलेज भी ले लो और बाकी ले लो। आज बहुत सारी चीज मुख्यमंत्री जी ने कह दिया कि हम पानी लेके आए थे मीठा, और पानी आगे भी देते रहेंगे और विकास के दरवाजे खोल देंगे। और सरकार में महत्वपूर्ण भूमिका हरिंदर मिर्जा जीत करके निभाएंगे, ये कह दिया है। लोगों को कह दिया कि मंत्री बना दूंगा, ये साफ साफ कह दिया। ये लोगों को महत्वपूर्ण कह गए। मंडावा में तो वो कह रहे हैं कि बीजेपी की लाज बचाने के लिए सुशीला जी को जिताओ। अब वहां भी मूल कार्यकर्ताओं का मन घोटा गया है। नरेंद्र खीचड़ के पेटों को नहीं दिया गया, या गिरधारी और बाकी को नहीं दिया गया, दो और भी थे उनको भी नहीं दिया गया। तो हो सकता है कि वहां के आम कर्ता नहीं जुट पाए। रीटा को देकर के टिकट कांग्रेस ने कोशिश तो की है कि भाई हमारी ये पुरानी धरोहर है, इनके पिता की यहाँ रही है और सारी बातें, लेकिन वहाँ मूल कार्यकर्ता आज भी वहाँ भी टूटा हुआ है। इसलिए शीशराम मोला जी का परिवार खुले रूप में क्या सिंगड़ा जी के पक्ष में जाएगा नहीं जाएगा, ये बहुत बड़ा, और मुस्लिम किस पक्ष में जाएगा, ये बहुत सारी चीजें अब आने वाले समय में निश्चित आपने कहा खुलकर। और मेरे को नहीं लगता बीएसपी ने किसी ने भरा नहीं पड़ा, मुझे नहीं।
अभी जानकारी मिल पाई है। अगर बीएसपी ने भरा होगा खींवसर में या उधर, तो निश्चित रूप से पहले भी खींवसर में बीएसपी बहुत ताकतवर तरीके से आगे बढ़ कर, हाँ, 8 के अंदर जब हनुमान बेनीवाल जीते थे तो उस वक्त बीएसपी से ही जीते थे वो, तो इसलिए मैं कह सकता हूं बीएसपी दूसरे नंबर पे रही थी उस वक्त। इसलिए अब भरा नहीं भरा मुझे जानकारी में नहीं है, लेकिन ये निश्चित कहा जा सकता है कि दोनों जगह रोमांचक तरीके से चुनाव होगा और जीत हार का फैसला कुछ भी हो, लेकिन ये बात कही जा सकती है सरकार अपने पूरे संसाधन झोंकेगी और वहाँ केंद्र सरकार कितना सहयोग करती है वो तो बात में, लेकिन जीत हार दोनों के बीच में केंद्र सरकार की नीतियां जीतेगी या राज्य सरकार का शासन जो है वो अशोक गहलोत या सचिन पायलट अपनी लाज बचा पाएंगे, दोनों के बीच में संघर्ष होगा। इसमें कोई बात ही नहीं है कैंडिडेट से ज्यादा, क्योंकि अब ये इलेक्शन वो पर्सनलाइज हो जाएगा कि वास्तव में इधर तो नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे जाएंगे और इधर सरकार की मजबूती के लिए, सरकार अपने कार्यों के लिए वोट मांगेगी। मैं उमिंद्र जी के पास में जाना चाहूंगा एक बार फिर। उमिंद्र जी, भीतरी घात की कोई आशंका आपको नजर आती है? ये चुनाव में किसी भी आशंका से नकारा नहीं जा सकता, और जो ये बात सही है कि जब वर्षों तक लगे हुए कार्यकर्ता को टिकट नहीं मिलता तो असंतोष होना स्वाभाविक है, लेकिन मैं मानता हूं कि इस असंतोष को कितनी जल्दी दबा ले या जो असंतुष्ट कार्यकर्ता उसको संतुष्ट करके मैदान में उसको काम करने के लिए लगा दिया जाए, ये प्रबंधन का एक हिस्सा है। और ये प्रबंधन का हिस्सा करने में मैं जहां तक मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग इस कार्यशैली में बहुत ही ज्यादा अव्वल है। दोनों जगह सहयोग नहीं करेगा, ये तो बात एक बात मेरे देखिए आप दोनों जर्नलिस्ट में एक बात जानना चाहता हूं, क्योंकि जो एक कंप्रोमाइज में सीट चली गई, अलायंस में जो सीट चली गई, खासकर खींवसर की मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि हनुमान बेनीवाल देखिए आज के दिन में कद्दावर नेता बन गए हैं और जाट समुदाय के मैं कहूंगा कि आज सबसे बड़े दिग्गज के रूप में उनकी पहचान है। खींवसर सीट से उनके भाई को लड़ा रहे हैं, चेहरा है चुनाव हनुमान बेनीवाल लड़ रहे हैं। बीजेपी ने अलायंस में दे दिया इस सीट को, यानी कि कंप्रोमाइज किया उसने। बीजेपी के वर्कर के लिए वहां कोई मुझे रास्ता दिख नहीं रहा। आप सरपंच लड़ सकते हैं, प्रधान का चुनाव लड़ सकते हैं, जिला परिषद का चुनाव लड़ सकते हैं, इसके अलावा कोई नहीं है आज। क्योंकि देखिए केंद्र में सरकार है, हनुमान बेनीवाल को अभी भी मंत्री बनने की कुछ उम्मीदें नजर आ रही हैं कि केंद्र में मुझे मंत्री बनाया जा सकता है, या इनका जो भी उस समय की चर्चा रही होंगी। बट बीजेपी का जो कार्यकर्ता है उसके सामने स्थिति साफ है, या तो हनुमान बेनीवाल की पार्टी पकड़ करके चलिए, क्योंकि देखिए विचारधारा के अंदर ये नहीं चलता है कि आप केवल चुनाव लड़ने से पहले आप एक कार्यकर्ता के रूप में संगठन को खड़ा करो और जब चुनाव आएगा तो हम अलायंस में चले जाएंगे। और इतना किसका होगा, क्योंकि आज इस चुनाव में अगर यहां से नारायण बेनीवाल जीतते हैं तो क्या लगता है आपको कि अगली बार हनुमान बेनीवाल वो सीट बीजेपी के लिए छोड़ देंगे? देखिए योगेंद्र जी, ऐसे स्थिति में क्या करेगा बीजेपी? हनुमान बेनीवाल ने 3 दिन पहले ही यहाँ बीजेपी ऑफिस में कहा था कि मैं पहले भी बीजेपी में था, किसी कारणवश बीजेपी छोड़नी पड़ी। उन्होंने कहा ये गठबंधन नहीं, ये तो दिलों का बंधन है। जिस व्यक्ति की विचारधारा बीजेपी की हो, एक राजनीतिक कारण से वो व्यक्ति अलग हुआ, चला गया। देखो मूलतः वो है बीजेपी की, अब किन कारणों से उनको एक दल बनाना पड़ा। आप उस ओर जाइए। हाँ। हनुमान बेनीवाल अगर बीजेपी में होते, सांसद चुने गए होते और अपने भाई के लिए टिकट लेने की बात करते हैं, सबसे पहली बात तो इतना सहज नहीं होता। दूसरी बात और सुनिए आप, हनुमान बेनीवाल का जब बीजेपी ऑफिस में 4 पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और वर्तमान प्रदेश अध्यक्ष इंतजार कर रहे थे हनुमान बेनीवाल का पौन घंटे तक, ये संभव था उस समय। हनुमान बेनीवाल क्यों बीजेपी ज्वाइन करेंगे? और उनपे अभी भी प्रेशर था अंदर खाने से। मालूम है कि आप बीजेपी में मर्ज हो जाइए, टिकट आपके भाई को दे देंगे, लेकिन उन्होंने इस बात पर सहमति नहीं जताई। योगेंद्र जी, राजनीति में किसी भी संभावना से नकारा नहीं जा सकता। देखिए ये तो स्थायी विरोधी और नहीं, स्थायी विरोधी राजनीति में स्थायी दोस्त कोई किसी का नहीं होता नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कह सकते। थोड़े दिन पहले उन्होंने ये भी कहा कि अगर मेरे भाई को टिकट नहीं दिया जाता मैं छोड़ूंगा कि वसुंधरा की आज भी चल रही है और मेरे भाई को टिकट नहीं चल रही है। मैं श्याम जी यहाँ पे एक बात, मैं श्याम जी एक बात कहना चाहूँ, हनुमान बेनीवाल का वैचारिक मतभेद भाजपा से नहीं, एक व्यक्ति विशेष से हो सकता है, एक राजनेता से हो सकता है। इसका जो भी उपाध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री, जो भी एक व्यक्ति विशेष से हो सकता है। राजनीति में किसी एक व्यक्ति से यदि हम विरोध मान के चले और इसके लिए हम दूरियां बना पार्टी में बार इसलिए हो तो उसमें उन्होंने कह दिया ना कि एक वैचारिक, देखिए ऐसा है कि न तो कोई किसी को दिखा सकता है न कुछ। राजनीति में सम्मान, पहला गुंजल को अलग पार्टी बनाई थी, सब कुछ हुआ बाद। इसलिए राजनीति में सब कुछ संभावनाएं चलती है और ये नहीं कह सकते ये पहला गुंजल भी है, कई लोग हैं, किरोड़ीलाल मीणा भी अलग हुए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी है। इसलिए हम ये कहने का संघ दोनों जगह लग करके काम करेगा। देखिए संघ तो देखो हमेशा ये चाहेगा कि के लिए काम करता है, किसी व्यक्ति के लिए थोड़ा ही करता है।
राष्ट्र निर्माण में आ सकता है भी हनुमान बेनीवाल। चंद्रशेखर जी नहीं दिखे। नहीं, संगठन, ये आपको मैं बताना चाहूंगा, संगठन महामंत्री कहीं नहीं जाते हैं। संगठन महामंत्री न तो मंच पे आते हैं। नहीं, ये आपको गलत बात है। आपको इसका मतलब ये संकेत, आपको इसका नहीं, कभी हर जगह जा रहे हैं, कहीं नहीं जाते। अभियान में जा रहे हैं, संगठन की बैठक से ले सकते हैं, संगठन की बैठक से ले सकते हैं, मंच में कभी संगठन महामंत्री नहीं जाता। महामंत्री राजनीति। साहू साहब, आपके पास में आना चाहूंगा। हमारे साथ में दोनों सीनियर जर्नलिस्ट जो बैठे हैं, उनको आशंका है कि भीतरी घात हो सकती है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। आप लोगों ने सोचा भी होगा। मेरा जो सवाल आपसे भी है, देखिए बीजेपी राजस्थान में बड़ी मजबूत तरीके से है। बीजेपी के लिए चुनौती कभी एक दौर था जिसमें कहा जा सकता था कि किसान वर्ग आज जनता दल में है और जनता दल को किस तरह से किया, लेकिन भैरव सिंह शेखावत ने अपनी चतुराई से समझिए या अपने राजनीतिक सूझबूझ से जनता दल को धीरे धीरे ला करके खत्म कर दिया। वो टुकड़े करके 2 टुकड़े 3 टुकड़े और कितनी पार्टियां ऊपर से बिखरती चली गई, खत्म हो गया। आज बीजेपी और कांग्रेस राजस्थान में है। आरएलपी हनुमान बेनीवाल, उन्होंने अपनी 2013 से और 18 के बीच में अपनी एक उन्होंने पकड़ मजबूत करके अपनी पार्टी बना ली, 3 विधायक भी जिता करके लेकर चले गए वो। लेकिन यहां एक बड़ी बात यह है कि बीजेपी खींवसर में ऐसा नहीं है कि बीजेपी के कार्यकर्ता नहीं है या बस एक जाजम बिछाने के लिए चले, थोड़े से कार्यकर्ता वहां छोड़ भी दिया। जब उन कार्यकर्ताओं को क्या होगा, या तो वो दाएं बाएं होंगे, हो सकता है हनुमान बेनीवाल की पार्टी में मर्ज हो जाए, क्योंकि संगठन ने ऐसी स्थिति उनके सामने कर दी कि अब उनके सामने क्या, केवल हनुमान बेनीवाल का प्रचार करने के अलावा कोई चारा नहीं है उनके पास में। देखिए योगेंद्र जी, खींवसर में बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बात करें तो सर्वप्रथम तो बीजेपी का कार्यकर्ता एक अनुशासित कार्यकर्ता है और वो अनुशासन से ही चलता है। दूसरी बात करें, अगर बीजेपी का वहां कोई दावेदार होता, वो स्थिति भी ऐसी वहां से थी नहीं कि बीजेपी के किसी बीजेपी 200 सीटों पर लड़ने की हिम्मत रखती है, जो 200 सीटों लड़ने के लिए उनके पास कार्यकर्ता हर जगह है। लेकिन जिस व्यक्ति ने 25 सीट जिताने में हमारा सहयोग किया, जिस व्यक्ति ने नरेंद्र मोदी जी के प्रति पूरा समर्पण किया, जो व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति को हर मंच पर स्वीकार करता है और कहता है मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मजबूत करने के लिए काम कर रहा हूं, और देखें चाहे वो पुलवामा का मामला हो, चाहे कश्मीर का मामला हो, वो बीजेपी में नहीं होते हुए भी, घटक दल होते हुए भी उसने अपनी नीति के तहत भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो को, नीति को, आचार को, विचार को और उनके जो कार्यक्रम हुए केंद्र में उनको पूरा का पूरा रिटर्न गिफ्ट कहा जाए इसे। इसलिए हनुमान जी बीजेपी के समर्पित है। क्या माने इसे एक रिटर्न गिफ्ट हनुमान बेनीवाल को? नहीं, हनुमान बेनीवाल को रिटर्न गिफ्ट नहीं, हमने गठबंधन धर्म के तहत ये देखा कि हम जिस व्यक्ति ने हमारा सहयोग किया है, जो आगे लंबी रेस हमारे साथ जुड़ के चलना चाहता है, हमारे विचारों के अनुकूल चलना चाहता है, उसके साथ हमने गठबंधन निभाया। ऐसा हमने महाराष्ट्र में भी जो है हर बार निभाते रहे। अगर महाराष्ट्र की तरह हनुमान बेनीवाल भी लंबी रेस का घोड़ा होगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ मिलकर के चलेगा, तो निश्चित रूप से हम गठबंधन आगे निभाएंगे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हनुमान बेनीवाल से जुड़े हुए हैं, अलग नहीं है। आने वाले दिनों में हनुमान बेनीवाल संख्या भी बढ़ा सकते हैं अगर ये मजबूती मिलती है तो। बड़े उनके कसीदे पढ़ रहे हैं कि हनुमान बेनीवाल, मैंने विधानसभा में देखा, यही गुलाबचंद कटारिया कह रहे थे हनुमान बेनीवाल के लिए। साहू साहब आप मौजूद नहीं थे, अगर मौजूद थे आप सुन लीजिए, निश्चित रूप से सुन लीजिए। हनुमान बेनीवाल के बारे में जो गुलाबचंद कटारिया ने जो कुछ कहा, वो देख करके तो फिर मेरे को नहीं लगता था गठबंधन तो हो गया। मजबूरी भाजपा की है गठबंधन करना, हनुमान बेनीवाल की मजबूरी नहीं थी। इसलिए मैं यही बार बार कह रहा हूं कि प्रचंड बहुमत वाली पार्टी जो प्रधानमंत्री के नाम पर पूरे देश में इस तरह का बहुमत लेके आई, वो राजस्थान में घुटने टेक दिए। आज मैं यही कह रहा हूँ, हनुमान बेनीवाल हमारे पास चल के आए, हम नहीं गए। आज आपके कौन, आज आपने किसके साथ समझौता किया? वो तो नहीं गए आपके पास, वही आया पार्टी ऑफिस में आया, दिल्ली में आया, दोनों जगह आया। मेरी बात मैं भी देख रहा था, 1.5 घंटे तक उनका इंतजार हुआ। हनुमान बेनीवाल बड़े तरीके से, हमारा ऑफिस है सर, इंतजार के हमारे ऑफिस में हम सारे दिन बैठे रहते, काम करते। मैं भी गया था उस प्रेस मौजूद थे। पौन घंटे तक यही रहा कि हनुमान बेनीवाल आएंगे, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। दिल्ली से प्रेस कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने नाम का डिक्लेरेशन जयपुर में नहीं किया, राजस्थान हाउस से किया। मतलब उस अपनी अहमियत को उसने दिखाया कि मेरी अहमियत आज किस स्थिति में बीजेपी के सामने आ गई है। आपके प्रदेश अध्यक्ष तो अभी बने,
तत्काल ही बने, उनका किस धर्म से है, वो कहते थे कि मैं कार्यकर्ता हूं। श्याम जी, राजनीति में अपनी लाइन बड़ी बनाना कोई गलत बात नहीं है, राजनीति में लाइन बड़ी बनाना चाहिए। आप क्योंकि आप तो जर्नलिस्ट की तरह बोलो, आप क्यों आरएसएस और बीजेपी? अरे श्याम जी, मैं कह रहा हूँ आपके सामने हनुमान बेनीवाल है, उसको आप बेनीवाल वालों तो आप हीरो बना रहे हैं। आप सुन तो लीजिए कि आप देखिए प्रदेश अध्यक्ष हाल ही में घोषित हुए, जी जी जाट हुए जी, वो ये देखते हुए कि उपचुनाव होंगे, नहीं ऐसा नहीं है, बिल्कुल वो एक पार्टी का समर्पित कार्यकर्ता को नवाजा गया है। साहब आपको नहीं पता, मैं कह रहा हूँ पार्टी ने यही देख करके दोनों जगह उपचुनाव होंगे, वहाँ जाट बाहुल्य क्षेत्र है, इसलिए आप वहाँ भी आपने कार्यकर्ताओं को तरजीह नहीं दे पाए, आपको समझौता करके जाना पड़ा। देखिए आज देखिए, सुन तो लीजिए, उसके बाद बोलिए। तो दोनों सीट पे मूल कार्यकर्ता बीजेपी का चुनाव नहीं लड़ रही है, कहा जा सकता है। तो क्योंकि देखिएगा, वसुंधरा जी का लाया हुआ था, कीचड़ कोई बीजेपी का नहीं था, वो निर्दलीय था, वो इसलिए लाए थे कि जीत जाएंगे, इसलिए उनको लाया गया और वो जीते विधायक का, फिर वो सांसद भी बन गए। अब सांसद किस समझौते बने, अभी साहू साहब को ज्यादा पता होगा, बीजेपी के पास वहां पे भी मूल रूप से कार्यकर्ता नहीं था। ये जो बार बार कह रहे हैं कि निर्दलीय जीते थे पहला चुनाव, बीजेपी का वर्चस्व बन रहा है, बीजेपी बहुत तेजी से बढ़ रही है। आप देखिएगा, मैं तो अब आपको थोड़ा सा आप देख लीजिएगा कि आप दोनों जगह का मैं तो एनालिसिस बता देता हूं। आप देखिएगा कि आप मंडावा का ले लीजिएगा, आप पिछला चुनाव देख लीजिएगा, रीटा चौधरी को 78,253 मत मिले थे और खीचड़ को मिले थे 80,599 जीते थे वो, और वो केवल कितने से जीत पाए थे, 2390 वोटों से जीते थे। और आगे चले जाएं 2013 की बात करें तो नरेंद्र जी को मिले थे 58,637 और रीटा को मिले थे 41,519 और सलीम थे वो 20,558 वोट लेके चले गए थे। और चंद्रभान जी आपकी जमानत जब्त करा करके चौथे नंबर के 11 इनके नहीं, वो कांग्रेस के हैं, लेकिन रेस्पेक्ट करते हैं कांग्रेस की बात। 2008 में भी देख लीजिएगा, 8 की स्थिति भी देख लीजिएगा, वहां पर अनवर अली 3,228 वोट ले गए थे। ये सारी बातें कह रहे हैं जिसमें 405 मार्जिन जो है। तो ये सारी बातों को देखेंगे, अगर रिकॉर्ड देखेंगे तो आप दोनों ही पार्टियां मूल कार्यकर्ताओं को बिल्कुल पीछे हटा दिया और उन्होंने टिकट मजबूरी में दिया है कि किसी प्रकार से नरेंद्र मोदी की लाज बच जाए और उधर अशोक गहलोत और सिर्फ पायलट अपनी सत्ता को रखे, कहे कि भाई देखिए आप संदेश चला गया, अब हमारे को कोई हरा नहीं सकता। और आने वाले समय में शहरी निकाय के जब चुनाव होंगे, आप देखिएगा, अभी हाल ही में कांग्रेस जीती है ना, आप कुछ नहीं, नागौर नगर परिषद में जीती है। कह रहा हूँ आप तो बहुत ताकतवर हो, सब कुछ हो, आप तो हनुमान बेनीवाल को भगवान मान के चल रहे थे। नहीं हनुमान बेनीवाल है, वो अपने नागौर में एक जिले में वो अपना एक कार्यकर्ता है, पार्टी से निकला कार्यकर्ता है। आपको देखो कहेगा जिला प्रमुख मेरा, प्रधान मेरा, आप देखिए से आगे आने वाले समय में आप कुछ नहीं कर पाएंगे क्योंकि उसका भाई वहाँ विधायक बन जाएगा और खुद सांसद होगा। बोले जरूरत हो तो करो, नहीं तो कोई बात नहीं। ये तो जनता तय करती है, वहाँ कौन एमएलए होगा, कौन विधायक होगा, कौन एमपी होगा, कौन जिताओगे। अब नारायण बेनीवाल को कौन जिता रहा है? बीजेपी। नारायण को जिता रहे हैं, गठबंधन होगा तो पंचायत चुनाव में भी जिताएंगे, शहरी निकाय में मेरा व्यक्ति, लेकिन यहाँ तो एक विधायक की सीट है, एक ही जीजा से उसके टुकड़े नहीं हो सकते। लेकिन जिला परिषद में, प्रधान में, वहाँ तो अलग अलग सीटें आएंगी। एमपी तो वही है। अब क्या हुआ एमपी, वो समझौते का धर्म निभाओगे, एक जिले में तो धर्म निभाओगे तो पूरा जिला थोड़े देंगे, धर्म निभाओगे तो कुछ उनको देंगे, कुछ हम लेंगे, उसी तरीके से करेंगे। इस स्थिति में जुट ने जब टेक दिए तो वो टिके रहेंगे। भारतीय जनता पार्टी में जिन्होंने गठबंधन निभाया है, भारतीय जनता पार्टी में ही मर्ज हुआ है, ज्यादातर इतिहास यही कहता है। कभी जनता पार्टी, जनता दल, इनसे गठबंधन ही निभाए थे हमने, जो आज हमारा पार्ट बन गया। ऐसे हरियाणा में कुछ पार्टी, इसलिए ये भी आने वाले समय में हमारा ही होना है, आपको सहयोग, इसलिए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। अठावले का नाम तो सुना है, वो कहता है कि कांग्रेस भी कह रही थी कांग्रेस में अभी नहीं जाऊंगा क्योंकि मला इधर है, इधर रहूंगा। तो बहुत सारी चीजें हैं, आप आने वाले समय में आप पंचायत के चुनाव आने दो, शहरी निकाय के चुनाव आने दो, देखो श्याम जी आपकी ये आशंका निर्मूल है कि इस समझौते से पंचायत राज के चुनाव प्रभावित हो जाएंगे, बीजेपी के वहाँ जिला प्रमुख प्रधान नहीं बनेंगे, बल्कि बड़ी पार्टी है, ज्यादा सीटें हमारी रहेंगी और हनुमान बेनीवाल की पार्टी, हनुमान बेनीवाल गठबंधन धर्म वो निभाएगा तो हमें देगा, प्रमुख हमारा बनेगा क्योंकि हम बड़ी पार्टी होंगे वहाँ पर। आप प्रधान उनका बनेगा
अब प्रधान एक सीट के ऊपर क्या परिस्थितियां बनेंगी, क्या नहीं बनेंगी, वो तो उस समय का परिस्थितियां बताएंगी। लेकिन हनुमान से गठबंधन करने से बीजेपी को कोई नुकसान नहीं हुआ। मैं छोटी सी बात जानना चाहता हूँ आपसे, मैं छोटी सी बात, जी छोटी सी बात मैं जानना चाहता हूँ। नुकसान नहीं हुआ, उनका नुकसान हुआ। नहीं, कोई नुकसान नहीं है, बीजेपी को तो फायदा होना है। कहते हैं कि मेरे को क्या गलती थी, मैं तो मंत्री था, मैंने सेवा की और मेरे को बाहर फेंक दिया उठा करके। वो पूछा तक भी नहीं, अभी भी नहीं पूछ रहे उनको। नहीं, अभी तो देखो जिसको पूछना है उसको पूछना, हनुमान बेनीवाल को पूछना तो उसको पूछ रहे हैं। नहीं ऐसा कोई बात नहीं है। आप पूछना चाह रहे थे। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ सर, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि दोनों जगह बीजेपी के कार्यकर्ताओं की बड़ी स्थिति ऐसी हो गई कि जो ये मान के चल रहे थे कि चले हमारे में से कोई कैंडिडेट होगा, मंडावा में भी और खीवसर में भी, दोनों जगह आप बेशक वहां पे एक जगह सिंबल दे रहे हैं और एक जगह आप अलायंस में चले गए, लेकिन दोनों जगह कैंडिडेट आपके नहीं है। देखिए योगेंद्र जी, दोनों जगह कैंडिडेट जो है वो एक जगह बीजेपी का है, दूसरी जगह बीजेपी समर्थित है, और हमने दोनों जगह ही दोनों जगह नहीं, लेकिन 1.5 घंटे पहले आए हुए हैं। देखो आपके पास में सुशीला सिंगड़ा जो है आपके पास 1.5 घंटे पहले आई हुई है। निश्चित रूप से 1.5 घंटे पहले आई है। भारतीय जनता पार्टी के 2 चुनाव में उनकी हमारे साथ भूमिका रही है और वो पार्टी की रीति नीति के प्रति अपना समर्पण दिखा चुकी है, आगे काम करने की उन्होंने इच्छा जताई है। और भारतीय समर्पण दिखाती, देखो जब पार्टियां चलती है तो वो नहीं पार्टियां कई लोगों से मिलकर बनती है। यूं तो बीजेपी की 2 सीटों पर थी, कार्यकर्ता बिल्कुल खुश हैं। कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से दोनों जगह उम्मीदवार तय हुए, वो कार्यकर्ताओं की रायशुमारी से तय हुए। वहां भी सुशील सिंगड़ा के लिए कार्यकर्ताओं से पूछा गया है और उसमें ये रायशुमारी आई कि अगर ये अपने पार्टी में मर्ज होती है तो कार्यकर्ता जी जान से इनकी मदद करेगा, ये जिताऊ कैंडिडेट भी रहेंगी और बेदाग छवि भी उनकी रही है। इसलिए कार्यकर्ताओं टिकाऊ का कोई गारंटी नहीं है कि कितने दिन टिकेंगे, ये कोई पता नहीं है। देखिए आदमी को जिसको जहां अवसर मिलता है, फिर एक बार उसको लगता है कि नहीं रास्ता इधर से निकलता तो चलो छोड़ो यार, एक बार बत्ती जम करनी है तो करनी है। हमारे तो नरेंद्र जी ये भी टिकाऊ साबित हो गए। आज नरेंद्र जी ने खुद ने प्रस्ताव किया है। हाँ वो तो हो गया, आज आगे उन्होंने खुद ने जो है नाम प्रपोज किया है कि सुशीला सिंगड़ा जी को पार्टी में। नहीं वो तो अपने बेटे को चाहते थे, अतुल को। नहीं, बेटा एक राजनीतिक कार्यकर्ता रूप में उन्होंने नाम दिया था कि अगर मेरे परिवार में देना चाहे मेरा बेटा लड़ सकता है, लेकिन उनसे परामर्श लिया गया तो उन्होंने कहा नहीं, सुशीला सिंगड़ा मजबूत उम्मीदवार है। ये भी कहा कि जब हनुमान बेनीवाल के भाई को दिया जा सकता है तो मेरे बेटे में क्या दिक्कत है। देखिए हनुमान बेनीवाल के भाई को टिकट भारतीय जनता पार्टी नहीं दी, भारतीय जनता पार्टी ने उनसे गठबंधन किया है। आगे उम्मीदवार तय करना वो हनुमान जी का काम था। भारतीय जनता पार्टी गठबंधन में जिस सीट को दे चुकी उसमें फिर उनका कोई रोल नहीं रहा। श्याम जी एक सवाल हो रहा है मेरा, मैं उमेंद्र जी से भी जानना चाह रहा था, वो मिर्दा परिवार की भी ये कहें कि खीवसर में एक परीक्षा है, नागौर में बड़ा वर्चस्व रहा है। देखिए क्या निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि बलदेव मिर्धा जो थे उनका परिवार पुराना था, क्योंकि नाथुराम मिर्धा और रामनिवास मिर्धा 2 पिलर रहे। मैंने मिर्धा जी को खुद को भी देखा है। उनका वर्चस्व निश्चित रूप से वो जिस प्रकार की भाषा का उपयोग और जिस प्रकार से क्षेत्र में बोलते थे वो निश्चित रूप से कांग्रेस के भी रहे और फिर दूसरी जगह भी रहे। एक व्यक्ति रहे जो कि कांग्रेस से अलग हटके भी चुनाव लड़े और जीते थे और बीपीपी सरकार में वो खाद्य आपूर्ति मंत्री बने थे, मैं उस वक्त देखता था। अब यहाँ स्थिति मैं फिर कह रहा हूँ कि यहाँ पर अभी भी पुरानी चीजों को अगर देखें, आप देखिएगा कि 2008 का चुनाव देखें तो यहाँ बीएसपी दुर्गा सिंह थे, वो 34,317 वोट लेके गए थे। अब मेरे को नहीं पता अभी तक बीएसपी वाला कोई खड़ा हुआ नहीं हुआ कुछ अभी। श्याम जी चुनाव तो जो है मुद्दों पर लड़े जाएंगे, आप सुन तो लीजिए, केवल परिवार पर थोड़े लड़े जाएंगे। आप सुन तो लीजिए, आप क्योंकि पर पोजीशन क्या रहेगी। मैं मिर्धा परिवार के समय का, मैं मिर्धा परिवार के उसकी बात कर रहा हूँ अभी। निश्चित रूप से जिस प्रकार से आज सामने आया और उन्होंने कहा कि ये सोनिया गांधी का कैंडिडेट है, क्योंकि ये राष्ट्रीय सचिव के रूप में भी रह चुके हैं और इनका सीधा संपर्क है और आने वाले समय में इनको मंत्री बनाया जा सकता है। ये सीधे तौर पर मुख्यमंत्री ने यदि कहा है तो वो क्षेत्र के लोग अगर चाहेंगे पुराने रहे वहां पर। वहां देखिए कार्यकर्ताओं सामने 2 ऑप्शन है, जब से तो कार्यकर्ताओं सामने 2 ऑप्शन है। जैसे अभी आपने कहा कि हनुमान बेनीवाल के लिए एक उम्मीद ये बन रही है कि इनको केंद्र में मंत्री बनाया जा सकता है। हरेंद्र मिर्धा के लिए ये उम्मीदें बन रही हैं कि अगर ये जीतते हैं तो राजस्थान सरकार में मंत्री बन सकते हैं। पहले भी वो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर रहे हुए हैं, ये बात है। तो मंत्री का तो वहां पे सीधा है कि हनुमान बेनीवाल का भाई जीतेगा तो केंद्र में मंत्री हनुमान बेनीवाल बन सकते हैं, जिसकी एक चर्चा है वहां पे।
भाई विधायक बनेगा। हाँ, उनका केंद्र में मंत्री बनना न बनना अब ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि वो सांसद होके भी बड़ी बात करते हैं, क्योंकि सांसद होकर के वो घटक दल के सदस्य हैं। अब आप बीजेपी में उनको बीजेपी का पल्लू पकड़ के नहीं रहना पड़ता, वो वहां पर बीजेपी की तरह एक पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। बीजेपी जैसे बीजेपी में अमित शाह करते हैं, उसी तरह से वो राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में रहते हैं। तो इसलिए ये कहना कि बीजेपी की पिछलग्गू होकर काम करेंगे, नहीं। अब वो एनडीए के घटक हैं, इसलिए उनका वर्चस्व तो बीजेपी ने बढ़ाया है, सांसद बना करके देश का नेता बना दिया। वहां उनका पार्टी का कार्यालय खुल गया, सब कुछ हो गया। अब वो देश में घूमते हैं और कहते हैं कि मैं तो हरियाणा में जाके प्रचार करूंगा, बीजेपी को जिताऊंगा, फिर क्या करूंगा। अब वो क्या अपने भाई को जिताने के बाद कितना जा पाते हैं वो तो आने वाला समय बताएगा। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि निश्चित रूप से रोचक चुनाव है। ये निश्चित कहा जा सकता है कि बीजेपी के लिए भी एक बहुत बड़ा अग्नि परीक्षा है। अगर बीजेपी के अगर जीतते हैं तो निश्चित जो प्रदेश अध्यक्ष बने उनको उनकी लाज बचेगी, नहीं तो फिर उनके प्रश्न चिन्ह खड़ा हो जाएगा कि हमने बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बना करके पहली बार दाग लग गया तो उसके बाद स्थिति अच्छी नहीं बनेगी। समझे, आपको नहीं लगता कि ये सरकार के 11 साल का जो है मूल्यांकन भी हो सकता है? सुनिएगा, मैं तो बिल्कुल इसमें कोई बात नहीं। मैं मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और सचिन पायलट की भी अग्नि परीक्षा है। अगर जीतते हैं तो दोनों जगह वो मोदी जी को कहेंगे कि मेरे शासन में आपका वो सब नहीं चल पा रहा है जो बाकी। देखिए, ज्यादा परीक्षा जो है वो वर्तमान सरकार की है, क्योंकि हमेशा परीक्षा की जो घड़ी होती है, सिटिंग जो पार्टी होती है। देखिए, मोदी की परीक्षा का कोई विषय नहीं है यहाँ पे। ये कहा जा सकता है कि हारते आज जनता पूछेगी बेरोजगारी का क्या हुआ, बेरोजगार को 65 रुपए देना उसका क्या हुआ, किसानों का कर्जा माफ करना था उसका क्या हुआ, ये और आज जो है किसान की जो फसलों के जो खरीदारी है उसके केंद्र भी अभी तक नहीं खुल पाए हैं, नहीं कुछ नहीं खरीद रहे हैं, घोषणा की है। तो ये सारे जो 11 महीने का जो कांग्रेस का कार्यकाल है उसमें अशोक गहलोत की सरकार विफल रही। केवल पायलट जी और अशोक जी अपनी छवि सुधारने के लिए दिल्ली के चक्कर लगाते रहे। तो ये सारी जनता देख रही है। ऐसी स्थिति में निश्चित रूप से माहौल तो ये बनता जा रहा है कि जनता इनके 11 महीने का मूल्यांकन करके और नकारेगी। दोनों जगह कांग्रेस को शिकस्त मिलेगी। वहां मिर्जा परिवार की आपसी फूट भी है, उसका भी नुकसान होगा। तो यहाँ पर जो है ओला जी का और रीटा का जो मतभेद है वो भी सामने है। दूसरी तरफ जो है चलिए मैं माहौल जो जनता का बनता जा रहा है, कुल मिलाकर के देखिए कांग्रेस को नुकसान तय है। बड़ा ही रोचक मुकाबला कहा जा सकता है इस दोनों ही सीट के ऊपर। और मुकाबले में ये कहें कि बीजेपी का मूल वर्कर जो वास्तव में बीजेपी की पहचान जिसे कहें से चला रहा, वो एक भी जगह से चुनाव नहीं लड़ रहा है, लेकिन बीजेपी एक जगह ताल ठोक रही है, दूसरी जगह सहयोग कर रही है। चुनाव है, ऊंट किस करवट बैठेगा ये कहना बहुत जल्दबाजी है। परिणाम 24 तारीख को जब आएंगे तभी कुछ कहा जा सकता है, लेकिन इतना कहा जा सकता है कि रोचक मुकाबला है और परीक्षा की घड़ी दोनों ही तरफ है। क्योंकि एक तरफ तो जिस तरह से नरेंद्र मोदी के नाम पे वोट मांगे जाएंगे, जब आप वोट मोदी के नाम पे मांग रहे हो तो हार जीत का फैसले पे भी मोदी साहब की साख पे असर आएगा। और दूसरी तरफ राजस्थान सरकार के सामने चुनौती है कि आप सिटिंग गवर्नमेंट है, आपकी पार्टी सिटिंग है और दोनों जगह आप चुनाव लड़ रहे हो। प्रत्याशी अपने हिसाब से बड़ी मजबूती के साथ में उतारे हैं, तो अगर रिजल्ट अगर कुछ भी दाएं बाएं जाते हैं तो निश्चित रूप से सवाल खड़ा होगा। लेकिन कांग्रेस के पास में खोने के लिए कहा जा सकता है कि कुछ भी नहीं है। दोनों सीट कांग्रेस के पास में फिलहाल नहीं है। एक जगह बीजेपी और दूसरी जगह हनुमान बेनीवाल थे। दोनों ही जगह से जो सीट खाली वो सांसद चुने जाने की वजह से हुई। तो चलिए, लेकिन जैसे जैसे समय नजदीक आएगा हम आप तक और रोचक जानकारी पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। और फिलहाल खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।